नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस स्लोगन से हम सभी वाकिफ हैं और बेटियों के विकास के लिए तमाम योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला भी रही हैं। लेकिन इन स्कीम से ज्यादा महिलाओं के प्रति मर्दों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। इन दिनों महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता कई दिनों से जल रहा है, सुर्खियों में है। अब इसमें आगरा और मुंबई के पास वाले शहर बदलापुर का नाम भी जुड़ गया है। आगरा में अपनी स्कूटी पर पेट्रोल भरवाने जा रही एक लड़की के साथ बाइक सवार छेड़छाड़ करते हैं। राह चलते ये लोग उससे छेड़खानी करते हैं और वहां पर हर कोई इनको देख रहा है, मगर कोई बोलता कुछ नहीं है। हालांकि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इसी तरीके से कोलकाता मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ा है। आखिर क्यों अदालत की फटकारों के बाद ही सरकारें और सरकारी मशीनरी एक्टिव होती है। इसी तरह अगर मुंबई के पास बदलापुर शहर की भी बात करें तो देखिए किस तरीके से आग की लपटों में वो शहर है, क्योंकि वहां के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार का मामला सामने आया और आरोप यह है कि इन 2 स्कूली बच्चों के साथ सफाई ठेकेदार के कर्मचारी ने छेड़खानी की है। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, मगर छात्रों के माता पिता ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपने बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। तो ये 3 तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो सुर्खियां बनी हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने मामले होंगे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के जो शायद सुर्खियों में नहीं आते हैं, कहीं दब कर रह जाते हैं। स्कूटी पर जाती लड़की के पीछे पड़े इन मंजिलों की तस्वीरें दरअसल आज देश की हर गली मोहल्ले का स्याह सच है। बस फर्क इतना है कि इस घटना का वीडियो किसी ने चुपके से बना लिया और आगरा पुलिस ने इन मंजिलों को धर दबोचा। जिस तरह से इन लफंगों ने इस लड़की की स्कूटी का पीछा किया, देर तक लड़की के बगल में खतरनाक तरीके से अपनी बाइक मंडराते रहे, वो सब हैरान करने वाला था। युवती की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था। बुलेट पर सवार तीनों युवक उसे पेट्रोल पंप तक ले जाने में मदद कर रहे थे। तभी दूसरी बाइक से आए 2 युवकों ने युवती के साथ छेड़खानी की कोशिशें शुरू कर दी। ट्रैफिक सिपाही राजीव कुमार की नजर उन मंचलों पर पड़ी तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद मंचलों ने सिपाही से ही बदसलूकी शुरू कर दी। इसकी खबर सिपाही ने पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों दबंगों को पकड़ लिया। सड़कों पर हमारी बेटियां क्या कुछ झेल रही हैं। आगरा की ये तस्वीरें उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन बेटियों के दर्द की दास्तां इससे भी कहीं ज्यादा भयावह है। यूपी के मुरादाबाद में नाइट ड्यूटी के दौरान नर्स से रेप के मामले पर हंगामा मचा है। आरोप है कि यहाँ के स्टाफ की मिलीभगत से एक नर्स के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोप ये भी है कि रेप के बाद लड़की को किसी से कुछ भी न कहने के लिए धमकाया गया। प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। लड़कियां चाहे सड़कों पर हों या फिर दफ्तर में, उनकी सुरक्षा फिलहाल तो भगवान भरोसे ही है। कोलकाता की दर्दनाक घटना के बाद से सारा देश सख्ते में है। एक महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है, इस घटना ने साबित कर दिया है कि अस्पताल जैसा वर्किंग प्लेस भी महिलाओं के लिए आज की तारीख में महफूज नहीं है। आज इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इस टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर्स शामिल हैं। आज डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशली स्वतः संज्ञान लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं कि
उन्होंने इस केस की बड़ी गंभीरता से इस चीज को लिया है और ये कहा है कि रेप और मर्डर और ब्रूटल मर्डर इस तरीके का जो हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये घिनौना अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज को कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने बताया और उन्होंने एक कमेटी गठित की। उन्होंने कहा कि अब गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि ऐसे गाइडलाइंस की जिनको सुरक्षा कैसे देनी है, उनको सेफ्टी कैसे देनी है, इसकी बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, इसकी भी जानकारी उन्होंने ली कि एफआईआर कब हुई, कंप्लेनेंट कौन था, वहाँ कौन कौन लोग जिम्मेदार थे इसके पीछे और कितने लोगों की जिम्मेदारी वहाँ बनती थी, कोलकाता पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी, उन सब पे सवाल उठाया। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद महिला सुरक्षा का सवाल नए सिरे से सामने है। पुलिस की तरफ से पूछा जा रहा है कि अगर अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं हैं, तो सड़क पर चलने वाली बेटियां और आम दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। यही हाल सड़कों का भी है। बसों से लेकर मेट्रो तक में छेड़खानी आम सी बात है। ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करने के रवैये ने भी आग में घी डालने का काम किया है। ज्यादातर लड़कियां कानूनी पेचीदगियों के चलते भी मंचलों की शिकायत करने से हिचकती हैं। यही वजह है कि छेड़खानी आज की तारीख में लाइलाज बीमारी बन गई है। आगरा से अरविंद शर्मा, मुरादाबाद से जगत गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर देश भर में विरोध और आक्रोश है, वहीं हरियाणा के रोहतक में एक मेडिकल की छात्रा के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया है। और मामला सामने आने के बाद रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने एमडी कर रहे आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को निकाल दिया है। पुलिस ने मेडिकल की छात्रा के साथ मारपीट करने के मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है और फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि कैसे बेटियां सुरक्षित होंगी। कहने को आरक्षण दे दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई महिला सुरक्षित है या नहीं है? कैसे बेटी को पढ़ाएंगे जब वो सुरक्षित ही नहीं है? परिचय करा देती हूँ। निर्मल कौर, फॉर्मर डीजीपी झारखंड, हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा कुशवाहा हमारे साथ है, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, फिजिशियन है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव जी, वकील हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निर्मल कौर जी, आप ही के पास आते हुए, देखिए नारे दिए जाते हैं और यहां तक कि महिला की सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ किया भी जाता है, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर्स की बात हो या हर जगह पर महिलाओं के लिए किसी न किसी कोई सुरक्षा पॉइंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन क्या वजह, सबसे पहली बात तो वजह आप क्या देखते हैं कि आज की तारीख में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? 21वीं सदी है, नारे हर मंच से दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्यों नहीं बेटी को बचा पा रहा है समाज? बेटी को पढ़ाने के बावजूद नहीं बचा पा रहा है। बिल्कुल कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एक एमबीबीएस एग्जाम भारत में जो इतना प्रेस्टिजियस उसमें एडमिशन लेना ही है, उसकी पीजी की छात्रा को हम लोग नहीं बचा पाए। तो पढ़ाना मतलब बेटी बचाओ बहुत ही कठिन स्लोगन है। और अगर इसके बहुत सारे कारण है, मतलब बहुत सारे कारण है परत दर परत, बट उन लेयर्स के अगर हम नीचे जाए तो मेरे ख्याल से बेसिक कारण एक है कि समाज की मानसिकता। हम लोग औरतों को बराबर नहीं समझते हैं, उनके बाहर निकल के काम करने के हक को वैसे थ्योरेटिकली वर्बलाइज करते हैं। हम कहते हैं कि उन्हें आना चाहिए, देश की आर्थिक इकोनॉमी में पूरा भाग लेना चाहिए, हर जगह कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। परंतु वास्तव में हम लोग उन्हें आज भी बराबर नहीं समझते हैं और उनकी कुछ बायोलॉजिकल जो है अलग विभिन्नताएं हैं उनका फायदा उठाते हैं। वो किसी लड़की को बराबर या आवाज उठाने वाली या बराबरी का दर्जा देने में, मतलब वो एक ऐसी अदना सी चीज है जिसको शायद कल्याण या मतलब कुछ वेलफेयर या जैसे भिखारी को कुछ दे दिया जाता है, उस तरह से शायद उनको अलाउ किया जाता है, चाहे वो एमबीबीएस की पढ़ाई हो, परंतु वास्तव में उनको बराबरी के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल, उनको हम लोग बराबर नहीं समझते हैं। बिल्कुल। सीमा कुशवाहा जी, एक बार आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अभी एक अगर हम साथ ही साथ उसका वीडियो, आगरा वाला वीडियो भी चला पाए, जरा वो भी दिखाइएगा। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। वो लड़की अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने जा रही है,
मतलब अगर लड़की रात के अंधेरे में सड़क पर निकल गई है, इसका मतलब यह है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका इस्तेमाल कर लो, उसको किसी भी तरीके से। अब जिस तरीके से एक बार वो वीडियो चलाई, देखिए जिस तरीके से उसके साथ ये छेड़खानी हो रही है, उसकी स्कूटी के पीछे पैर लगाकर स्कूटी को धक्का दिया जा रहा है, यहां पर उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी। कौन इतनी लिबर्टी दे देता है? कैसे यहां पर मनचले इस बात की लिबर्टी ले लेते हैं कि लड़की स्कूटी पर जा रही है तो ठीक है, हमारा हक बन जाता है कि हम उसके साथ छेड़खानी करें, बावजूद इसके जबकि उत्तर प्रदेश में लॉ बहुत सख्त है। अभी हाल फिलहाल में आपने लखनऊ वाला मामला देखा होगा कि बारिश में जिस तरीके से मनचलों ने उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, वो आज सलाखों के पीछे हैं, हालांकि ये भी अरेस्ट हो चुके हैं। बावजूद इसके जी देखिए क्या है कि ये जो दो एक्यूज हैं जो कि अरेस्ट करे जा चुके हैं आगरा वाले मैटर में, ये वो सिर्फ दो एक्यूज नहीं है, वो लड़के नहीं है, वो एक विमेन के अगेंस्ट जो मानसिकता है, जो उसको ऑब्जेक्ट समझती है, वो जीता जागता उदाहरण है उसके, कि हमारी बेटियां अगर रात में निकलेंगी तो हम उनके साथ छेड़खानी करेंगे। और इन जनरल जो सोसाइटी का परसेप्शन है, आप देखेंगे यही कहा जाएगा वो उतनी रात में बेटियां क्यों पेट्रोल भरवाने गई थी, दिन में क्यों नहीं गई। जब इस तरीके के आर्गुमेंट्स आते हैं दूसरे साइड से, तो ऐसे मनचलों के हौसले बढ़ते। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट चीजें हैं। हमें एज ए सोसाइटी ये हमारा फेल्योर है कि ये हम अभी भी लड़कों को ये एक्सेप्ट करना नहीं सिखा पाए कि रोड पर रात में, दिन में, किसी भी समय, किसी भी प्लेस पर काम करती हुई, चलती फिरती, घूमती, अपना काम करती लड़की आपके लिए कोई मौका नहीं है। उनको एक्सेप्ट करना सीखो, उनकी स्वतंत्रता को, उनके काम को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। लेकिन ये सिखाने में हम फेल हैं। हम एक तरफ अपनी बेटियों को एम्पावर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन नवजोत जी दूसरी तरफ हम लड़कों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि जो एम्पावर्ड होती विमेन है उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा एज ए सिटीजन। ये हम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इस तरीके के मैटर आते हैं। एक और चीज इसमें मैं कहूंगी कि आगरा वाला जो केस है, इसमें मैंने देखा कि एक पुलिस वाले ने वहां पर इंटरफेयर किया, उन लड़कों के खिलाफ उन बेटियों ने एफआईआर भी नहीं कराई कि आगे पता चला उनको वो धमकाएंगे, क्या करेंगे, आगे नहीं आई वो बेटियां। वो पुलिस वाले ने एफआईआर लॉन्च करी है। अब वो बेटियां एफआईआर क्यों नहीं कर रही हैं, इसके पीछे जो कारण है वो है डर कि आज वो डर नहीं। सीमा जी, एक देखिए बड़ी बात आपने सही कहा और निर्मल जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। आप सोचिए कि वो एक सभ्य समाज की महिला होगी, पढ़ रही होगी, लिख रही होगी, उसको लगता है कि अगर पुलिस तक मामला जाता है तो सबसे पहली उंगली एक महिला की तरफ ही उठती है और ये सीधा उसके कैरेक्टर पर उंगली उठती है। ये एक डर भी है महिला के जहन में और एक उसके परिवार के जहन में भी एक डर होता है। आजकल बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, मोलेस्टेशन का शिकार होती है, वो आके अपने पेरेंट्स तक को नहीं बता सकती हैं। तो देखिए उसी के पीछे कारण क्या है कि वो पेरेंट्स भी जो हैं उनको वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना उनको डांट दें। और पेरेंट्स का जो माइंडसेट भले ही ठीक हो अपनी बेटी के प्रति, सिंपल सी बात है, वो चाहेंगे सेफ सिक्योर हो, लेकिन जो सोसाइटी का माहौल है, जो बाहर बेटियों के लिए डर है, जो बेटियों के अगेंस्ट क्राइम है, उससे वो डरे हुए हैं। तो अगर जो निर्भया के साथ हुआ 2012 में और अभी जो अभया के साथ हुआ, इसके बीच में अगर हम बात करें नवजोत जी कि इसके बीच में हमने काम क्या किया है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एज ए गवर्नमेंट, एज ए पुलिस, एज ए जुडिशरी, क्या अभया के साथ जो हुआ इस पर आज डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन इनके साथ साथ जो कानून बने या जो प्रेशर में कानून बनाए जाते, क्या उनका टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन हुआ? वही बात, क्या वही बात। के अंदर हम 2012 में निर्भया कांड होता है, सजा 2019 में होती है और यहां पर भी भले ही आरोपी, कोलकाता केस की बात कर रहे हो, भले ही आरोपी आज सलाखों के पीछे है, लेकिन हमारा कानून देखिए कि कब उसको सजा होगी। उस पर हम एडवोकेट से भी बात करेंगे। मैं लौटती हूं आपके पास एक बार, स्वाति महेश्वरी आपके साथ मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगी। आप एक डॉक्टर भी हैं, मानसिकता यहां पर आप जहां जहां गई आपने हर मंच पर एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ उसकी बात आपने रखी, लेकिन आज मैं चाहूंगी
कि आप उस पुरुष मानसिकता को भी बताइए जिसके दिमाग में ये बात है कि हाँ मेरे पास लिबर्टी है, सामने कोई लड़की है और मैं किसी भी तरीके से उसके साथ व्यवहार कर सकता हूं। ये वो मामले हैं जो सुर्खियों में हैं, जो आज टीवी चैनल्स पर डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं, जो आज न्यूज चैनल पर सुर्खियों में हेडलाइंस बने हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जो हेडलाइन तक नहीं बने हैं, या फिर जहां पर बेटी खामोश होकर रह जाती है और एंड ऑफ द डे माँ बाप ये कहते हैं कि ठीक है बेटी की शादी कर दो अगर इसी तरह का हाल है तो। बिल्कुल नवजोत, देखिए हर 13 मिनट में जब एक रेप भारत में हो रहा है तो हम समझ ही सकते हैं कि मामले कितने हैं और उजागर कितने होते हैं, ये तो साफ समझ आता ही है। देखिए एक तरफ जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और समय की नजाकत को समझा कि किस तरह से जो है हमें इस पीड़िता को भी जस्टिस पहुंचाना है, वहीं मुझे लगता है एक चूक ये रह गई है कि अभी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोली है और उस चीज को भी अब दायरे में लेना बहुत जरूरी है। एज अ डॉक्टर मुझे खुशी है कि ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा महिला होते हुए अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये एक संपूर्ण कदम है जो उठाना चाहिए था। तो अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जरूर से कदम उठाने की जरूरत है। देखिए हम अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है कि महिलाओं के साथ कुछ भी होता रहेगा, आए दिन मामले होते रहेंगे, चाहे छोटी सी बच्ची हो 2 साल की, चाहे बुजुर्ग महिला हो, और हम सब लोग मूक प्रदर्शक बने रहेंगे और देखते रहेंगे ये सब। सुप्रीम कोर्ट को अब इस चीज को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है कि महिला वो कहीं भी हो, केवल अपने वर्क प्लेस में नहीं, वो चाहे सड़क पर है, वो कहीं बाहर है, वो जहां भी है, वो आज सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है और सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस तरह के कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए जब हम लॉज की बात करते हैं तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि इसका फेक यूज होगा, इसका दुरुपयोग किया जाएगा, लोग गलत केसेस जो है लोगों को लगाएंगे। तो भी हमारे कंट्री में सारे ही लॉज में लूप होल्स हैं, सारे ही लॉज में कहीं ना कहीं ये चांस रहती है कि आप इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो क्या हम लॉज बनाना बंद कर दें? लॉज तो फिर भी होने ही चाहिए, लॉज आपको स्ट्रिक्ट बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके मन में जब तक ये दहशत नहीं बैठेगी कि हम ऐसा कोई कुकर्म करते हैं तो उसका क्या हर्ष होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है ये रुक पाएगा। बिल्कुल आशुतोष जी, अब यहाँ पर कानून में आती हूँ, स्वाति जी कानून की बात आती है। देखिए सब पैनलिस्ट यही बात कह रहे हैं कि जब तक कानून सख्त नहीं होगा आरोपी के मन में, या फिर किसी तरह का डर नहीं होगा कि अगर मैं ये जघन्य अपराध के बारे में सोचूं भी तो इसका अंजाम क्या होगा, जब तक कानून सख्त नहीं होगा तब तक महिला सुरक्षित नहीं होगी। आपको क्या लगता है महिला को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पहली बात किसकी, दूसरा कैसे वो सुरक्षित रहेगी समाज में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो कोलकाता और जो बाकी जगह का जो अभी इंसिडेंस जो रिसेंटली हुआ है वाकई बहुत ही शर्मनाक है हमारे पूरे देश के लिए। और मुझे लगता है कि इसी वजह से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सुओ मोटो जब ये हियरिंग लिया है तो सुप्रीम कोर्ट की भी फाइंडिंग इसी परिप्रेक्ष्य में है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सबसे पहले तो देखिए एफआईआर रजिस्टर होने में डिले जो हुआ 12 घंटों का, ये बहुत इससे फर्क पड़ जाता है। वहाँ के एविडेंसेस, वहाँ के विटनेसेस बहुत कुछ जो है मिट जाते हैं या वैनिश हो जाते हैं या उसको मैनेज कर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन है, कोई भी महिला जाती है या महिला के साथ उसका परिवार कोई भी जाकर के एफआईआर करने की बात जब करता है तो सबसे पहला काम जो पुलिस को करना चाहिए वो एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन में डिले नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन जो है तुरंत शुरुआत हो उसकी। दूसरी बात जो है मैं ये कहूंगा कि जब निर्भया केस जब हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे लॉ में अमेंडमेंट किए गए थे और लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया है। आज की डेट में देखिए अगर साबित होता है रेप जैसी बात तो उसमें रिमाइंडर ऑफ लाइफ जो है जेल के अंदर रहने का उस तरीके का प्रावधान बनाया गया है और मुझे लगता है कि काफी स्ट्रिक्ट है। और अगर कोई इसके अलावा जैसे मर्डर और इसकी बात होती है हिनस क्राइम में, तो यहाँ तक कि उसको कैपिटल पनिशमेंट भी जो है दिया जा सकता है। लेकिन वो ट्रायल इतना लंबा है ना आशुतोष जी, वही बात तो यहाँ पर हो रही है, वो ट्रायल इतना लंबा हो जाता है कि अब आप सोचिए कि 2012 में निर्भया वाला केस हुआ है, 19 में जाकर सजा होती है और तब तक तो लोग भूल जाते हैं, लोगों को याद ही नहीं रहता, वो तो अंडर ट्रायल है पूरा मामला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए होता ये है कि जब एफआईआर रजिस्टर होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं
और जितने भी विटनेसेस हैं, फिर वो ट्रायल के टाइम जो है उनको सबको बुलाया जाता है, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। बहुत बार विटनेसेस जो होते हैं डिले होने की वजह से, जब अगर इन्वेस्टिगेशन सही टाइम पे नहीं होता है तो बहुत बार जो विटनेसेस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, वो कहीं शिफ्ट हो चुके होते हैं या उनका पता नहीं चलता है, वो कहीं उनका एड्रेस बदल चुका होता है, तो उनको लाना, कोर्ट में प्रोड्यूस करना और उनके जो है सारी बातों को रिकॉर्ड पे लेना कोर्ट के लिए, यही वो बात जो है है। इसके बिल्कुल। वजह से मैं इस पर आशुतोष जी देखिए, इसी पर ना मैं एक निर्मल जी का रिएक्शन लूंगी। निर्मल जी लौटती हूँ जरा, एक बार आज कोर्ट ने खासतौर पर कोलकाता केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, मेरे सहयोगी संजय शर्मा बता रहे, एक बार वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन की जमकर खिंचाई की, जमकर फटकार लगाई। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, साथ ही 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स बनाई है ताकि वो टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा, अस्पतालों की सुरक्षा और इनसे जुड़े तमाम एक विस्तृत दायरे में अपनी रिपोर्ट 3 हफ्ते में मांगे। इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र याचिका लिखकर डॉक्टर मोनिका सिंह की तरफ से सत्यम सिंह ने याचिका दायर की थी, पत्र याचिका। तो आपकी याचिका, आपने आग्रह किया था सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले और इस मामले में उचित दिशा निर्देश दे। जी, पहले मैं डॉक्टर मोनिका की तरफ से था, बट आज का जो हम जो है फेडरेशन ऑफ डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात की थी, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने एनटीएफ बनाया, नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें बाकी सारे मेडिकल कॉलेज से जो मेडिकल एसोसिएशन से उनसे मांगा है। और साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया जाए। उस ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कई सारे सवाल उठे जो है उस पे एफआईआर पे, डिले पे, ठीक है, विक्टिम्स से लेकर के। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑब्जेक्शन रेज किया, जो क्या बोलते हैं कि विक्टिम्स का जो नेम और फोटो वीडियो वायरल किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार की भूमिका और पुलिस की भूमिका, इन सब को लेकर बहुत चिंता भी जताई है और फटकार भी लगाई। जी, इस मुद्दों पे काफी सारे जो है मिस्टर सॉलिसिटर जनरल और मिस्टर सिब्बल जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के वकील हैं, उनके बीच में काफी तीखी बहसें चली जो है। और उस पे सीजीआई ने भी ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है डॉक्टरों पे, उस पर सीजीआई का भी ऑब्जेक्शन था और फ्यूचर में इस तरीके की कोई घटना ना हो, इस तरीके का उन्होंने डायरेक्शन दिया। डीजीपी को लेकर भी कोर्ट ने चिंता जताई है और ये भी कहा है कि प्रिंसिपल को ट्रांसफर कैसे किया। जी, प्रिंसिपल के ट्रांसफर पे काफी सारे सवाल है, लेकिन मिस्टर सिब्बल ने सबमिट किया जो है कि अभी जो है प्रिंसिपल छुट्टी पे। निर्मल कौर जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ये सारी बातें कही। सुरक्षा तो हर जगह, हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं की सुरक्षा में कहीं भी अगर नियम कायदे कानून जो बने हैं उसकी कमी है, बावजूद इसके महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी आशुतोष जी ये कह रहे थे और मेरा सवाल यही था उनसे, और आप सभी महिलाएं जो यहां पर मौजूद है एग्री करेंगी कि जब तक ट्रायल खत्म होता है जनता भूल जाती है कि वो अपराध क्या था, किस तरह का अपराध था। हम प्लेकार्ड्स लेकर सड़कों पर उतरे थे, हमने हड़ताल की थी उस मामले को लेकर, लोग भूल जाते हैं इसका। यानी यही एक बड़ी वजह है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि लोगों के जहन में डर नहीं होता। क्या समझ में आता आपको? की बात है, महिलाएं हॉस्पिटल तक में सुरक्षित नहीं है जो वहाँ कार्य कर रही हैं, जहाँ की दिन रात इमरजेंसी चलती है। महिलाएं पब्लिक प्लेसेस में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं अपने घर की 4 दीवारी में भी सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करती हैं, नियम कानून बहुत बने हैं, और भी कड़े कानून आप बना सकते हैं, पर कानून तो उतने ही अच्छे होते हैं जितना कि उनको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होते हैं। आप थोड़ा बी ग्रेड का भी कानून बनाइए, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कीजिए, वो बेहतर है कि आपने बहुत ऐसा कानून बनाया और इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम कोताही कर रहे। वैसा नहीं, कानून अभी भी काफी है। और इस सिस्टम में भी बात यह है कि हम जो माए हैं ना, हमने अपनी बेटियों को तो बदल दिया कि बेटा पढ़ो, कुछ बनो, करियर बनाओ, और बेटा तो अभी भी राजा बेटा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। मदर्स जब तक बदलती नहीं है भारतवर्ष की, माएँ नहीं बदलती है और अपने बेटों को एक अलग तरीके से नहीं पालती हैं, और ये जो है एक जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, बेटा तुम तो पुत्र पैदा हुए हो, तुमसे तो कुल चलेगा नहीं। लेकिन निर्मल जी, मैं आपकी इस बात से ठीक है इत्तेफाक रखती हूँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं। खैर हमें अभी ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगी 2 और हमारे साथ स्वाति जी भी मौजूद हैं और हमारे साथ सीवन जी भी मौजूद हैं। हम बात हमेशा माँ पर आकर अटक जाती है, लेकिन क्या समाज की ये जिम्मेदारी नहीं थी? आप ये देखिए कि जहां पर आगरा में लड़की स्कूटी पर जा रही है, आसपास के लोग देख रहे हैं, कोई उसको
बचाने की कोशिश नहीं करता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि लड़कों को पकड़े और जाकर पुलिस के हवाले करे। इससे पहले लखनऊ का मामला हुआ, कोई भी कुछ नहीं करता। बीच सड़कों पर कहां पर महिलाएं मोलेस्ट की जाती हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग देखते हैं लेकिन आंखें मूंद लेते हैं। क्या इसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात, और आज हम चर्चा कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। एक बार जरा मेरी सहयोगी ने बात की है आम महिलाओं से, डॉक्टर से, उनसे जानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर उनका विचार क्या है। कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद जो है पूरे देश में इस वक्त आक्रोश का माहौल है। जगह जगह जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त जस्टिस की, इंसाफ की जो है मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो होना जल्द से जल्द ज़रूरी है। इस वक्त हम मौजूद है RML में, और हमारे साथ कुछ यहाँ के जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स जो है, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इवन मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहला एज अ फीमेल मैं चाहूंगी पूछना कि क्या कुछ है जो आप डिमांड करते हो, बिकॉज बहुत सी दिक्कतें हैं महिलाओं की अगर सुरक्षा की हम बात करें तो। राइट, तो ये जो अपराध हुआ है ये डॉक्टर्स के अगेंस्ट ही नहीं हुआ है, ये औरतों के अगेंस्ट भी, इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो हम लोग इनफैक्ट सब लोग ये एक बहुत घिनौना अपराध है। हमें लगता है कि सिक्योरिटी वैसे इन इंडिया ऑल्सो बहुत हमें महसूस होती है ये चीज़ की लैक है, सिक्योरिटी कम है वर्क प्लेस पे, और वर्क प्लेस पे ऐसा अपराध होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वहाँ हो सकता है तो कहीं पर भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली एक डराने वाला इशू है ये, तो इसको एड्रेस करना जल्दी से जल्दी बहुत बहुत ज़रूरी है। जब जीवन रक्षक ही जो है उनके ऊपर ये आँच आने लग जाए तो कितना मन में डर जो है वो आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हो, अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीज़ें आगे जब बड़े हो के जब ये सब चीज़ें देख रहे हो तो एक मन में वो खौफ आता है। हाँ बिल्कुल आता है, ये मतलब हमारे जहाँ पे हमें काम करना वहीं पे ऐसी चीज़ें होंगी तो हम फिर कहाँ सेफ रहेंगे। मतलब ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है हमारे साथ, जो भी हो रहा है ये तो हमारे जो हम जितना भी प्रोटेस्ट करें ये सब हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। बट बात यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर्स की नहीं, अब ये लड़ाई डॉक्टर्स की नहीं है, डॉक्टर्स के अलावा हर एक उन महिलाओं के लिए लड़ाई है, उनकी सुरक्षा के लिए। हाँ, ये लड़ाई हम खाली अपने लिए लड़ रहे हैं कि हमारी सेफ्टी हो, साथ में हम सोच रहे हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं वो तो इतनी सेफ जगह मानी जाती है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे भी और ज़्यादा सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, CCTV कैमरास, इवन हॉस्पिटल में नहीं, वहाँ से आते जाते वक्त हॉस्टल तक आने में वहाँ पे भी सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम यही सब डिमांड करते हैं। बीइंग अ मेल डॉक्टर, आप कितना सोचते हो कि ये लड़ाई महिलाओं की तो है लेकिन बात यहाँ पे सुरक्षा की, और सुरक्षा में कोई पुरुष या महिला जैसी चीज़ नहीं है, जो सुरक्षा है वो हर किसी के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पे बात प्रोटेक्शन की है। और अब आप बताइए कि अगर वर्क प्लेस ही सेफ नहीं होगा तो फिर क्या सेफ हो सकता है। और सिर्फ बात ये नहीं है कि ये सिर्फ एक फीमेल का इशू है, नहीं, अगर कोई चीज़ फीमेल को बॉदर कर रही है तो हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि वो मैन को बॉदर नहीं करेगी। ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और इसलिए ये एड्रेस होनी चाहिए। और हम यहाँ पे जो भी हम बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं रिगार्डिंग दी प्रोटेक्शन उन पे काम हो सके, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको भी और रिफाइन किया जाए। एंड यस, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली फीमेल्स, इट्स अबाउट फीमेल्स, मेल्स एंड एवरीबडी इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर के साथ बदसलूकी के मामले में तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मामले और भी बहुत सारे उठते जा रहे हैं। और आज सवाल विमेन सेफ्टी का है। निर्मल कौर जी, जिस प्रश्न को लेकर हमने ब्रेक लिया था, मैं वापस उसी प्रश्न पर आऊंगी। आपने बहुत सही बात कही कि हम एक माओ का भी कर्तव्य बनता है कि वो जिस तरीके से बेटी को नसीहत देती हैं, इंस्ट्रक्शन के साथ पालती हैं, उससे कहीं ज्यादा सख्ती बेटों के साथ होनी चाहिए। लेकिन मैं वापस से समाज के सवाल पर भी आऊंगी, क्योंकि समाज भी ऐसी चीजें देखता है और आंखें मूंद कर लोग निकल जाते हैं। निश्चित दोषी है, और जो तटस्थ है मेरे ख्याल से उनका अपराध भी उतना ही जितना कि करने वाले का। आपके सामने किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है, रेप हो रहा है, उसकी स्कूटी पे धक्का दिया जा रहा है, उसकी जान को खतरे में डाला जा रहा है, 3-4 मनचले मिलके उसके साथ मतलब एकदम मन बहला रहे हैं या और भी गंभीर बातें कर रहे हैं, और आप ऑनलुकर होके, बाई स्टैंडर्ड बन के, एकदम चुपचाप मूक दर्शक बन के देख रहे हैं और सोच रहे हैं हमें क्या। देखिए, जो आग कहीं भी लगी है वो तो जल्दी आपके घर तक पहुंच जाएगी। जब आप ये सब छोड़ देंगे तो किसी न किसी दिन ये बात आपके किसी बेटी या बहन या किसी निकट संबंधी या आपके किसी प्रियजन पे भी पहुंचेगी। तो समाज में सभी प्रिय, अगर इस भाव से हम लोग काम करेंगे, और जहां भी गलत होता देखते हैं, इस पुलिसिंग को खाली पुलिस पर एब्डिकेट मत कीजिए, खाली जुडिशरी पे एब्डिकेट मत कीजिए,
खाली प्रोसिक्यूशन पे एब्डिकेट मत कीजिए। मतलब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम नहीं है सिर्फ क्राइम को रोकना, हर नागरिक का काम है कि क्राइम को रोके, क्राइम को रिपोर्ट करे, क्राइम ना होने दे। हम लोग सभी तो पुलिसमैन हैं, सभी के जागरूक रहने से समाज अच्छे से चल बिल्कुल। सकता है। सीमा कुशवाहा जी, देखिए मैंने एक सवाल पूछा था, हमारे साथ एडवोकेट आशुतोष जी भी मौजूद है, वही सवाल मेरा आपसे, उसके साथ एक और दो सवाल आपसे। पहला सवाल तो ये कि क्या अब वक्त आ गया है कि कानून और ज्यादा सख्त हों, और दूसरी बात ये कि जब रेप होता है तब मामले दर्ज होते हैं, मॉलेस्टेशन की बात को बहुत नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसमें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि इसके साथ छेड़खानी हुई, और वो छेड़खानी किसी भी हद तक हो सकती है। अब कैसे वो महिला एक्सप्लेन करेगी, बताइए? क्या उसका भी अपराध उतना ही नहीं है जितना एक महिला के साथ शोषण हुआ, बलात्कार हुआ? क्यों नहीं उसके भी केसेस रिपोर्ट होते? हाँ बिल्कुल। देखिए अब वक्त आ गया, और एक बार हमने डिस्कशन ये हुआ था, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था बहुत बड़े लेवल पे जब निर्भया के साथ अपराध हुआ था। तब भी ये लगा था कि नहीं, अब अपराध रुक जाएंगे। जिस तरीके से जागरूकता, जिस तरीके से प्रोटेस्ट, जिस तरीके से वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस, कानून में बहुत सारे अमेंडमेंट, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जुवेनाइल एक्ट, पोक्सो एक्ट, हमने हर जगह अमेंडमेंट किए। लेकिन आज निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ उसको हुए 10-11 साल हो गया, अभी भी हम वहीं खड़े हुए हैं। निर्भया हमारी बस में चल रही थी, ये बेटी वर्क प्लेस पर नेशन को सर्व कर रही थी, वो काम कर रही थी, और उसको जिन लोगों ने, जिसने मारा है, उसके अलावा जो वहां लॉ एंड ऑर्डर था, जो जिनकी ये अकाउंटेबिलिटी थी, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको सेफ सिक्योर करें, उस प्लेस को जहां पर बेटियां रात में भी वर्क कर रही हैं, उनका भी ये फेल्योर है। और अगर एज ए सोसाइटी बात करें तो निर्भया से लेकर के अभया तक जो बीच का टाइम है, वहां पर हम अभी भी क्या हम उस लेवल पे वर्क कर पाएंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बना देंगे, वो बनाएंगे इसलिए क्योंकि जिस बेटी को मार दिया गया, जिस बेटी के साथ क्राइम हुआ, उसके अपराधियों को सजा दिलाने के लिए। लेकिन बेटियों के साथ ये क्राइम ना हो, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, बेटियां हमारी फ्रीली मूव कर सकें, उसके लिए तो अभी वर्क ही नहीं हो रहा है। हम अभी कहाँ इस चीज पर काम कर रहे हैं कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो लिए जाएं। क्यों कोई अभया बनेगी? क्यों? अब सोचिए आप कि एक हमारा परिवार होता है जहां बेटियां सेफ मानी जाती हैं, दूसरा स्कूल होता है। अभी ठाणे महाराष्ट्र का मैटर है, 2 बच्चियों के साथ, 4 साल की बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है। अभी कितने ऐसे केसेस हैं देहरादून में, आप देख लीजिए, एक अयोध्या उत्तर प्रदेश में 13 साल की बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट है। वो बेटी, जब सोचिए कि उसका अबॉर्शन हुआ होगा, वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ, कितनी क्या चीजें होंगी। हाँ, मुझे लग रहा है पेरेंटिंग जो हो रही है, जो अपब्रिंगिंग हो रही है, वहां पर हम माइंड सेट को ही नहीं बदल पा रहे हैं आखिर। और दूसरी बात, अगर ये अपराध हो जाता है और जब अगर हम इस पर वर्क कर लेते हैं एज ए सोसाइटी, हम लोगों को अवेयर कर लेते हैं, हम लोगों को वो माइंडसेट चेंज कर लेते हैं उन पुरुषों का जो अपराध कर रहे हैं, तो फिर अगला स्टेप ये है कि हाँ, उसके बावजूद भी अगर क्राइम होता है तब आपका लॉ एंड ऑर्डर, तब आपका कोर्ट कचहरी, आपकी ये सारी चीजें, पुलिस आ जाती है। लेकिन कितनी बेटियां मारी जा रही, हर 1 घंटे में 3 रेप हो रहे हैं। अभी भी हम डिस्कशन करें, किसी ना किसी बेटी के साथ अपराध हो रहा होगा। कितनी बेटियां तो अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें जी। सीमा जी, आपको जाना है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप बहुत सही बात कह रही हैं, मैं आपको टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरा आपसे है सीमा जी, चलते चलते बस हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए, कैसे ये मामले रुकेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें सभी लोगों को कलेक्टिवली वर्क करने की जरूरत है। इसमें सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाना होगा। महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम मौलिक अधिकार के रूप में हमारे देश की बेटियों को देना होगा, चाहे वो परिवार के अंदर वो बेटी हो जिसका हरासमेंट हो रहा है, जिसका स्कूल ड्रॉप करा दिया जा रहा है, जिस बेटी को मां की कोख में मारा जा रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, उसको हम घर के अंदर कैसे सेफ करेंगे?
वर्क प्लेस के लिए हम कानून बना रहे हैं, लेकिन उसको घर में सिक्योरिटी भी तो देनी है। जो पोक्सो के केसेस हैं नवजोत जी, उसमें ज्यादातर जो हमारे नियर डियर है, जो रिलेटिव्स है, उनके द्वारा बच्चों के साथ अपराध हो रहा है। तो उनके अंदर डर क्यों नहीं है? और वो डर अचानक पैदा नहीं होगा, वो सेंसिटिव अचानक नहीं बनेंगे जब तक हमारी जो पेरेंटिंग है उस पर हम काम नहीं करेंगे, अपब्रिंगिंग पर काम नहीं करेंगे कि कैसे हमें बेटे को ये कहना है कि बेटियों को एक्सेप्ट करना सीखो, और कैसे हमें बेटियों को ये कहना है कि नहीं, आप अपने आप को फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रांग बनाओ। जब इन सारी चीजों पर कलेक्टिवली वर्क होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, तब कुछ रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा। अदरवाइज नवजोत जी, हम सभी देख रहे हैं, बिल्कुल ये अभी हमारा तात्कालिक वर्क है, हम सभी लोग कर रहे हैं। ये भी जरूरी है ये डिस्कशन, क्योंकि इसका आउटपुट कुछ निकलेगा और जो कि हमारे लॉ के फॉर्म में आएगा, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्या हमने उतनी सफिशिएंट कोर्ट्स बनाए हैं जितने हमारी आबादी के कंपैरिजन में होनी चाहिए? क्या हमारे पास सफिशिएंट पुलिस है? और वो पुलिस क्या इतनी सेंसिटिव है कि जो सेंसिटिव होकर के वर्क करे? क्या वो इतनी टेक्निकल है हमारी पुलिस? लेकिन बात यहाँ पर सबसे बड़ी, सीमा जी, बात यहाँ पर सबसे बड़ी आती है, जो निर्मल जी ने बड़ी अच्छी बात की कि कानून तो बन जाएंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर स्वाति, अब आपके पास आते हुए सीधी सी बात है कि कैसे हम बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं। दोनों पैनलिस्ट को आपने सुना है। नवजोत जी, एक तरफ तो डेफिनेटली देखिए ये बात है कि पेरेंट्स अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, पर अगर अभी आप कोलकाता का मामला ही उठा करके देखिए, ममता बनर्जी खुद एक महिला है, पूरे प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है, सारी पावर उनके हाथ में है, फिर भी वो पीड़िता के साथ नहीं खड़ी हैं, वो दोषियों को ही प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश लगा रही है। पूरा उनका जो तामझाम है वो दोषियों को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। किस तरह का हम जो है एक मैसेज पूरे सोसाइटी को दे रहे हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। उनके अपने टीएमसी के जो एमपी हैं वो कह रहे हैं कि जो ये डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स हैं, ये अपने घर बैठी हुई हैं, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूम रही हैं, अगर कल को इनके साथ कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। सौरभ गांगुली जो है वो इतने एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं ऐसे स्ट्रे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। एमपी के ही जो वेस्ट बंगाल के ही एक और मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हमें प्रोटेस्टर्स के हाथ तोड़ देंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारी डॉक्टर्स कर रही थी, वहां पर गुंडे घुस जाते हैं, आप उसको रोक नहीं पाते हैं, आप उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, आप प्रोहिबिटरी एक्ट डॉक्टर्स के ऊपर लगा रहे हैं कि आप धरना नहीं दे सकते, आप एक साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारा समाज, हमारा जो सिस्टम है वो भी किस तरह के मैसेजेस पूरे समाज में दे रहा है, ये भी तो सोचने की जरूरत है। सारा काम पेरेंट्स का नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्कूल लेवल पर भी अब हमें जो हमारी बेटियां हैं उनको कुछ न कुछ इस तरह का प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य होना चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन को लेकर के, कि किस तरह से आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये एक अनिवार्य क्लास होनी चाहिए हर स्कूल में, कि लड़कियों को हम ये मार्शल आर्ट्स या तरह तरह की जो आर्ट्स होती हैं जो सेल्फ प्रोटेक्शन की होती है वो भी उनको सिखाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं। साथ ही किस तरह से जो हमारी लड़कियां परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, वो किस ऐप के द्वारा, किस चीज के द्वारा एक इमरजेंसी एसओएस दे सकते हैं, अपने आप को कुछ किसी तरह से पुलिस तक रीच आउट कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, इसका एक पूरा नेटवर्क क्रिएट करना, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जिसकी तरफ अब ध्यान देना चाहिए और होना चाहिए। वहीं नियम कानून तो कड़े अब होने ही चाहिए, वो अब वक्त आ चुका है कि हमें अब वेट नहीं करना चाहिए कि हम और निर्भया और अभया के ऊपर बात करें। देखिए, निर्भया की भी अगर आप बात करें तो जब लास्ट के जब ये केसेस का निर्णय आने वाला था, तब जो उसके आरोपी थे उनको भी ग्लोरीफाई किया गया कि वो अब अपने घर वालों से मिल रहे हैं, वो अब किताबें पढ़ रहे हैं, वो अब सो रहे हैं, वो अब डरे हुए हैं। क्यों हम उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वो बात तो देखिए प्रधानमंत्री ने भी कही ना, वो बात तो पीएम भी कहते हैं कि देखिए जब अपराध होता है तो हम दिखाते हैं, लेकिन जब अपराधी को सजा होती है तब हम नहीं दिखाते। वो दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं दिखाएंगे तो कैसे लोगों के जहन में डर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बार प्रधानमंत्री ने कही है। स्वाति जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार आशुतोष जी अब आपके पास आऊंगी। दोनों पैनलिस्ट और तीसरे सीमा जी भी ये बात कह रही थी कि अब कानून में सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कहा कि एफआईआर होने में देरी हो जाती, लेकिन न्याय जल्दी क्यों नहीं? क्यों? अब देखिए इतने दिन हो गए हैं, क्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कम से कम आरोपी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके बारे में हमें पहले डिटेल्स? कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। जो आपने पहले एक प्रश्न उठाया कि जो ट्रायल में जो टाइम लग जाता है, ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया कि
वो क्यों टाइम लगता है, विटनेसेस को एग्जामिन करने में वक्त जाता है या उनको ढूंढ के लाने में, कोर्ट में प्रोड्यूस करने में, वो तो एक जगह है। लेकिन उसी समय अगर आप देखें तो जो आरोपी होता है, एक्यूज, वो जनरली जो है वो बिहाइंड द बार होता है। वो उस समय अपनी सजा वैसे भी काट रहा होता है। ऐसा नहीं कि अगर ट्रायल में डिले हो रहा है तो वो उसको छोड़ दिया गया या वो आजाद हो गया। ऐसे बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है जब ऐसा लगता है कि उस आरोपी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, या चार्जशीट में उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो ही ऐसे केसेस में जो है कोर्ट उसको बेल दे सकता है या देता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो कभी कभी 10-10 साल भी लगता है और आरोपी जो है जेल के अंदर होता है। बाद में भले ही उसको जो सजा मिले वो उसमें से माइनस होता है जो उसने जेल में काट चुका है। वो तो ऐसा नहीं है कि अगर डिले हो रहा है तो आरोपी को उससे लाभ मिल रहा है, बल्कि मैं बोलूंगा कि बहुत सारे केसेस में अगर हम देखें तो जहाँ पे आरोपी के ऊपर कुछ भी साबित नहीं होता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि उसको कोर्ट ने एक्विट कर दिया क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो जितना साल उसने जेल के अंदर गुजारा वो तो उसका चला गया, वो उसको वापस नहीं मिल सकता। मेरा ये कहना है कि जिसने गलती करी है, जिसने क्राइम किया है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हमारा कानून ऑलरेडी इसके लिए सक्षम है। हमारे जल्दी भी यही एक डिमांड है। चलिए, वक्त की कमी, आशुतोष जी, निर्मल जी, हाँ स्वाति जी, आखिरी बात आप कह दीजिए जी। कि व्यक्ति अगर जेल के अंदर है तो वो सजा काट रहा है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको सजा ही होनी चाहिए और वो पब्लिक सजा जो है जब तक नहीं होगी तब तक हम उसे सजा नहीं मानेंगे। अगर आप देखें तो अंदर ये लोग सही बात, क्योंकि पब्लिक सजा होगी तो जनता देखेगी और जनता के जहन में, लोगों के जहन में कोई भी अपराध करने से पहले ये डर भी बैठेगा। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए।